लोकसभा क्षेत्रों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपादित हो सके, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और 222 कंपनियों की तैनाती जो है हमने कर ली है। इसके अलावा 23 मतदान केंद्रों को वल्नरेबल, 458 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल चिन्हांकित किया है, जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी। वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर के माध्यम से भी वहां पर हमने व्यवस्था की है ताकि निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव हम संपादित कर सके। जो हमारे ईवीएम मशीन्स हैं उनकी भी पर्याप्त उपलब्धता हमने सुनिश्चित की है। सभी मतदान केंद्रों में 161% BU, 121% CU और 132% जो है वीवीपैट उपलब्ध रहेंगे। अब तक जो सीजर हुआ है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर इस साल चुनाव आचार संहिता की घोषणा तक और उसके बाद चुनाव आचार संहिता या चुनाव कार्यक्रम घोषणा से लेकर अब द्वितीय फेज के आज के मतदान, कल के मतदान दिवस के पूर्व संध्या तक जो है कुल 115 करोड़ का सीजर हुआ है, जिसमें से हमने चुनाव घोषणा 16 मार्च से लेकर अब तक के जो है वो 49 करोड़ 38 लाख रुपए का जो है सीजर किया है। इसमें लीकर, ड्रग्स और प्रेशियस मेटल और फ्रीबीज के आइटम शामिल है। इसमें जो कैश है तो तकरीबन 19 करोड़ का सीज किया है और 42 करोड़ के लगभग के जो है वो ये प्रलोभन की सामग्रियों का जो है हमने सीजर किया है। इसमें जो विशेष रूप से ये 3 लोकसभा क्षेत्र है, इनका यदि आंकड़ा मैं बताऊं तो 46 करोड़ 77 लाख का जो है अब तक हम लोगों ने सीजर किया है। इसके अलावा जो है जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है 458 हैं। इनमें विशेष रूप से जो है मिनिमम जो है 1 सेक्शन हमारे केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल का हम सभी 458 मतदान केंद्रों में लगाएंगे। 46 ऐसे पोलिंग स्टेशंस की भी जानकारी मैं दे रही हूँ जो प्रथम बार लोकसभा चुनाव में आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर गांव में एक पोलिंग बूथ स्थापित है और वहाँ के लोग जो है अपने ही गांव में रहकर ये वोटिंग करेंगे। इसमें ज़्यादातर कांकेर जिले के ही वोटिंग केंद्र शामिल है और कुछ जो है वो कोंडागांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के शामिल है। तकरीबन ऐसे 383 वोटिंग पोलिंग स्टेशन, 383 पोलिंग स्टेशन भी है इन फेज 2। 283 लिखा है इसमें, जिसमें कि नेटवर्क कवरेज से बाहर है 283। तो पूरे राज्य में 500 हमारे पास में 18 ऐसे शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशन थे। 518 में से फेज 2 में 283 शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जहाँ पे हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। और 55 ऐसे मतदान केंद्र है कांकेर, मोहना, मानपुर और कोंडागांव के, जिनको कि हमने इस बार सुरक्षागत कारणों से शिफ्टिंग किया है। जो हमारे मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि आप आए और बड़ी से बड़ी संख्या में निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर मतदान। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सियासत के रण में कल का दिन 3 लोकसभा सीटों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होना है, क्योंकि तमाम सियासी दावे वादे, प्रचार प्रसार और जोर आजमाइश के बाद अब बारी जनता जनार्दन की है। कल सुबह 7 बजे से जो मतदान कार्य शुरू होगा, कुछ विधानसभा को छोड़ के बाकी जगहों पे शाम 6 बजे तक वोट डालने का काम होगा। और मतदान दल को लेके और मतदान प्रतिशत को लेके चुनाव आयोग ने जो गंभीरता और चिंता जाहिर की है कि बीते लोकसभा चुनाव में 74, 75, 76 के आसपास में जो मतदान प्रतिशत तीनों लोकसभा में था, उसे कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी तो वहीं कांग्रेस ने बराबरी से प्रचार प्रसार में भाग लिया। लेकिन जनता जनार्दन क्या कहती है और उसके बाद राजनीतिक मेहमान क्या कहते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली वरिष्ठ नेता है और महासमुंद लोकसभा
लोकसभा के मीडिया के प्रभारी भी नितिन जी हैं, तो महासमुंद सीट पे बेहद ही अच्छे से अपनी बातों को रखेंगे। नितिन जी, आपका स्वागत है। और हमारे महासमुंद से जो हमारे संवाददाता मनोहर सिंह ठाकुर है वो भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मनोहर, मैं सबसे पहले आपसे ग्राउंड रिपोर्ट समझना चाहूंगा कि क्या कुछ महासमुंद लोकसभा के क्षेत्र में रहने वाले के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। तमाम जोर आजमाइश से हो गई, पीएम मोदी से लेके सीएम साय से लेके कांग्रेस के दिग्गजों तक का जमावड़ा लगा। क्या कुछ महासमुंद के जनता के मन में इस वक्त चल रहा है, कल मतदान होना है। मनोहर जी बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरह से देखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ में महासमुंद लोकसभा की जो सीट रही है वो काफी दिलचस्प भरा रहा है। अगर इतिहास में देखें तो यहाँ पर कई बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर लोकसभा सांसद चुनकर गए हैं और कल जो है यहाँ पर दूसरे चरण के साथ मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है। राजनीतिक अपापोह तो अभी भी मची है, तो आज जो है आज की रात जो है वो परीक्षा की घड़ी की रात है। राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी नींदें उड़ी हुई है कि आखिर इतने दिनों की मेहनत आखिर किसकी रंग लाएगी। अगर चुनाव की तैयारी की बात करें तो जिला प्रशासन ने महासमुंद लोकसभा में पूरी अपने निर्वाचन की प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि निर्वाचन के दृष्टिकोण से महासमुंद लोकसभा की जो सीट है वो काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 जिले शामिल हैं। महासमुंद के अलावा धमतरी और गरियाबंद भी है। कुल 8 विधानसभा आते हैं जिनमें से चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जानी है। इंदिरानगर जो विधानसभा है जो गरियाबंद जिले में है उसमें कुछ संवेदनशील बूथ है, क्योंकि नक्सलियों के कारण जो है वहाँ पर लगभग 9 ऐसे बूथ है जो संवेदनशील है। वहाँ पर कल ही हेलीकॉप्टर के जरिए जो है निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया था। आज जो है तमाम सुबह 6 बजे से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की प्रक्रिया चली। दोपहर 3 बजे तक लगभग 4 से 5 बजे के बीच पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है और इंतजार है कल सुबह का। कल सुबह जैसे ही 6 बजेगा पोलिंग पार्टियों की तैयारी जाएगी और प्रक्रिया जो है मतदान की पूरी होगी। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो महासमुंद लोकसभा में इन दिनों जो राजनीतिक समीकरण बने वो काफी दिलचस्प रहे, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा महासमुंद में जो है लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। चौथी बार कांग्रेस कहीं न कहीं से सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। 3 बार से बीजेपी के जो प्रतिनिधि रहे हैं वो साहू समाज के रहे हैं। ठीक है मनोहर, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, 2004 का चुनाव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री दिवंगत हो गए अजीत जोगी जी 2004 में वहां से सांसद जीत के आए। 2004 और 2024 20 सालों के बाद, मतलब 20 साल ऐसे, लेकिन 4 के बाद कांग्रेस को वहां जीत नहीं मिल सकी। आप उस महासमुंद लोकसभा के मीडिया के प्रभारी हैं, क्या कुछ महासमुंद की जनता अब समझ रही है और क्यों आप लोगों के दावों पे वो भरोसा करेगी? नितिन जी देखिए, ये पूरे चुनाव के संदर्भ में ही बात करूंगा, महासमुंद लोकसभा के बारे में भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं, जो नींवें हैं, वो पूर्ण रूप से हिली हुई नजर आ रही हैं। इसलिए नए नए बयान रोज आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं, आम जनता का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। महासमुंद की ही बात करें तो लोकप्रिय प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू जी वहां पर मैदान में हैं और वहां पर जनता पूछ रही है कि ये जो रेल बंद हो रही है, बिजली, पानी, सड़क की जो समस्याएं हैं, ये सांसद कहाँ थे? ये मुझे बता दें कि महासमुंद लोकसभा से जो सांसद चुने गए उनका नाम तक बहुत जगह पे लोग नहीं जानते। मैं गया था दौरे में ताम्रध्वज साहू जी के साथ, तो नाम तक नहीं जानते हैं। और मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा कि संसद में महासमुंद लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में वहां की जनता के हितों के लिए कितने प्रश्न पूछे या क्या मांगे रखी, तो बिल्कुल 0 बट्टे सन्नाटा है। तो चुनाव के विषय में ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जरूरी मुद्दों से लगातार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, और निश्चित तौर पर इस बार छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा में से लगभग 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, मैं आऊंगा मैं निशिकांत जी के पास, लेकिन एक बार मैं फिर से मनोहर का रुख कर लेता हूं। मनोहर, क्या महासमुंद की जनता तैयार है मतदान के लिए? किन मुद्दों पे महासमुंद की जो जनता है वो अपना वोट करने जा रही होगी और क्या उनके मन में चल रहा होगा? मनोहर, उसके बाद मैं निशिकांत जी का रुख कर लूंगा। बिल्कुल अवधेश जी, मतदाताओं की बात करें तो इस बार का लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल ही
जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हमने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है, लेकिन मतदाताओं का जो साइलेंट वोट था वो कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकार थी उस पर भारी पड़ी। और यही इस बार क्योंकि बीएसपी की टीम लगातार जो है वो लोगों के बीच पहुंची और लोगों की राय जानने की भी कोशिश की, लेकिन मतदाता जो है इस बार राजनीतिक पार्टियों के जो दावे हैं, जो वादे हैं, उन पर जो है भरोसा न करके इस बार अपना स्वयं का मत जो है वो चुनना चाह रहे हैं। उनका ये दावा है कि राजनीतिक पार्टियां अक्सर वादे तो करती है, लेकिन वादों के जब पूरा करने का समय आता है तो कहाँ नजर आती हैं। वोटर साइलेंटली रूप से ये नहीं कहना चाहते, डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहते कि हम इसे वोट करेंगे, लेकिन साइलेंटली रूप से कहीं न कहीं बदलाव की नजर भी दिखती है तो कहीं पर यथावत की भी नजर आती है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर कल जब जनता जनार्दन की बारी होगी तो आखिर किसके पक्ष में ये जो आशीर्वाद है वो उनको मिलेगा। ठीक है मनोहर, आप नजर बनाए रखेगा। कल सवेरे 6 बजे से लगातार आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक बार निशिकांत जी का रुख कर ले तो निशिकांत जी, कांग्रेस ने दावा कर दिया कि 2004 का जो इतिहास था 2024 में वही इतिहास दोहराने वाला है। मसलन ये कि कांग्रेस उस सीट पे जीतने वाली है। जातिगत समीकरण, तमाम समीकरण में कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ने दावा किया। आपकी ओर से पीएम मोदी की सभा धमतरी में हुई है, जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं इन तीनों लोकसभा के मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान की आहुति अवश्य दें। देखिए, चुनाव किस तरफ जा रहा है उसको समझने की आवश्यकता है कि विकास के कार्य, सशक्त भारत, विकसित भारत और जनहितैषी योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई है और 10 वर्षों का जो हमने कार्य डिलीवर किया है उसी पे हम जनता से अपील कर रहे हैं मतदान करने की। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि जड़ें हिली हुई है। जड़ें हिली हुई है, वास्तव में आपको इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों कहा। जड़ें हिली हुई है इसलिए आला कमान परंपरागत सीट छोड़ के चला गया। 365 दिन नेता पार्टी छोड़ो अभियान चला रहे हैं, तो जड़ें हिली हुई है, तभी उल जुलूल बयान भी आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महासमुंद की जनता और पूरे देश की जनता एक तरफ तो क्लियर है कि जो सशक्त नेतृत्वकर्ता जो आपके समक्ष उपलब्ध है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा की सरकार है। दूसरी तरफ आपके पास बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि है कौन। ये इंडी गठबंधन में आपका नेतृत्वकर्ता कौन है अभी तक तय नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण विषय ये है जो आपने कहा कि 2004 का रिपीट हो रहा है। 2004 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 10 सीट। अगर ये कहना चाह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी हार स्वीकार कर चुकी है। अगर ये कांग्रेस पार्टी कहती है 2004 की तरफ चुनाव जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हार चुकी है, ये स्वीकृति है इनकी। तो ये तो प्रदेश की जनता का जो मैंडेट है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है स्वीकार कर। नहीं, दरअसल आप निशिकांत जी आप समझ नहीं पाए। नितिन जी ने केवल महासमुंद सीट का जिक्र करते हुए कहा कि 2004 की जो तस्वीर है वो उन्हें दिखाई पड़ रही। खैर, मैं एक बार निशिकांत, मैं फिर से एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं? 5 गारंटी आप लेके आए, बीजेपी पूरी मोदी की गारंटी ले आई। वो मोदी की गारंटी जिसके दम पे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 4 महीने पहले सरकार बनाया, कांग्रेस की बड़े बहुमत की सरकार को उखाड़ फेंका। उस मोदी के गारंटी को फिर से बीजेपी लाई है और अब तो ये चुनाव भी मोदी जी के लिए है। बहुत ही अल्प समय में जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार खो चुकी है छत्तीसगढ़ में। आप किस मोदी की गारंटी की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं अवधेश भाई आपसे और मेरे साथी प्रवक्ता से और आपके कैमरामैन से, अच्छे दिन आए क्या? इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, फिर इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, फिर इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और बहुत सारे ऐसे जुमले थे। तो इन्होंने जो किए थे वो तो पूरे हुए नहीं। ये भी तो गारंटियां थी भाई, ये गारंटी ही दी थी इन्होंने। आज देखो महंगाई कहां पर है, घर का बजट कहां पर है। मेरे साथी प्रवक्ता शायद भाभी जी को पूछेंगे तो वो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर जवाब देंगी कि कितना मोदी की गारंटी में दम है। या आपके कैमरामैन या आप भी ये घर के व्यवस्थाओं को और उन चीजों को जानते हो कि गरीब जो है इस देश में तेजी से गरीब हुआ है और अमीर जो है इस देश में तेजी से अमीर हुआ है। चंद पूंजीपतियों के हाथ जो है 80% इस देश की पूंजी जो है चंद पूंजीपतियों के हाथों में। हमको लोन लेना हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मांगा जाता है, लेकिन जब इनके पूंजीपतियों को भागना हो या चुनावी बॉन्ड खरीदना हो तो ना आधार कार्ड मांगा जाता है, ना पैन कार्ड मांगा जाता है और करोड़ों रुपयों की घूस। बिल्कुल ठीक है नितिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं निशिकांत जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कांकेर चलते हैं। हम कांकेर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव जुड़े हुए हैं।
वीरेंद्र, इस रात को कत्ल की रात राजनीतिक भाषा में कहा जाता है। माना जाता है कि जनता जनार्दन को अंतिम समय तक रिझाने के लिए जो पुरजोर कोशिश की जाती है, उसमें इस रात का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पिछले चुनाव में जीत हार में केवल 6000 का अंतर था। क्या कुछ कांकेर की जनता के मन में इस वक्त चल रहा होगा वीरेंद्र? जी बिल्कुल, अब से आपको बताऊं कि कांकेर की जनता साइलेंट मोड में है। कांकेर सुबह की पिछले बार जैसे आपने विधानसभा देखा था, जिस प्रकार से कांग्रेस की लहर थी, तो अब बीजेपी की सरकार आ गई। वैसे अब जो है केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और अब जो है लहर जो है बीजेपी की चल रही है। लेकिन एक जो जनता है, कांकेर लोकसभा की जनता है, वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है। जैसे कि हमारे जो गरियाबंद के जो साथी कह रहे थे, क्योंकि वो जो है एन वक्त में बताते हैं अपने पास से किससे करें। क्योंकि कांकेर लोकसभा में अमूमन आपने देखा है कि जो जनता है वो जो एक साइलेंट मोड में नजर आते हैं, उसके बाद ही वो जो है बाद में फैसले लेते हैं। लेकिन कांकेर लोकसभा में हमेशा आप देख पा रहे हो, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अमूमन आए दिन जो है नक्सलियों का जो घटना होते रहती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो 29 नक्सली है जो जवानों के द्वारा जो है मुठभेड़ में मारी, जो जवानों के द्वारा जो नक्सलियों को जो है मार गिराया, तो एक अहम मुद्दे माने जाते हैं। यहाँ की लोकसभा जो जनता है वो कहीं ना कहीं नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र में कहीं ना कहीं दायरे में रहते हैं। तो क्योंकि कांकेर लोकसभा में चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज की बात होती है अवधेश जी, क्योंकि जिस प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 विधानसभा जो 5 विधायक वो जो है कांग्रेस के हैं और 3 जो है विधायक जो बीजेपी के हैं। तो क्योंकि एक कड़ा मुकाबला देखने, क्योंकि देखने वाली बात होगी अवधेश जी, क्योंकि कांकेर लोकसभा है, दोनों अपनी तरफ से डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अभी रात की बात करें, क्योंकि मैं आज रात की बात है, फिर कल जो है जितने भी लोकतंत्र का जो महापर्व, कल जितने भी मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल वो जाएंगे बूथ केंद्र में जाएंगे और अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों जो कांकेर की जो लोकसभा की जनता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि 4 जून को ही बताएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र, साइलेंट मोड में है और मतदाताओं का खामोश रहना दरअसल क्या संदेश है, इसको पढ़ने के लिए बड़ी एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। कौन से टेक्नोलॉजी से पढ़ा जाता है उसका भी आज तक राजपास नहीं हो पाया। निशिकांत जी, आप जरा जवाब दे दीजिए। नितिन जी कह रहे थे कि आप तो नहीं बता पाएंगे अच्छे दिन आए कि नहीं, भाभी जी जरूर बता देंगी, जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, हमारे बड़े भाई जो हैं जमीन पे जाते नहीं है। देखिए 4 करोड़ जब पीएम आवास मिलते हैं, उसमें जल के साथ बिजली के साथ अगर उन्हीं महिलाओं को घर दिया जाता है तो उनके घर में कैसे प्रकाश आता है वो देखने वाली बात है। आप सिर्फ गरीबी की बात करते थे, गरीबों के लिए आपने कोई काम नहीं किया। काम किया होता तो एक ही बार में आपकी सरकार उखाड़ के नहीं फेंक देती प्रदेश की जनता। दूसरी बात, आपने कहा गरीबी रेखा से ऊपर चले गए। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए 80 करोड़ लोगों को फिर अनाज क्यों दे रहे हो भाई? जब नहीं ये जब 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, 80 करोड़ का आंकड़ा तो यही दे रहे हैं। मुझे फिर अभी कांकेर भी जाना है, मैं आपसे लगातार एक बार आप पूरा प्रदेश घूमिए, शुभकामनाएं अवधेश भाई। इतना कांकेर जाना मतलब वीरेंद्र के पास जाना है मुझे। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें जो मोदी जी की गारंटी हमने दी थी, उस गारंटी को हमने इम्प्लीमेंट कराया। और महतारी बंधन के नाम से धान खरीदी की बात करो या 2 वर्ष की बोनस की बात करो या पीएम आवास की बात करो, इस सब के अलॉटमेंट कर दिए। पैसा जा रहा है महिलाओं और बहनों के खाते में। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना नहीं है। आप जाओ तो जमीन पे पता तो चलेगा, जमीन पे जाओ, मोदी जी के अलावा वहां पे कोई नहीं है। अगर होता तो आपको कैंडिडेट क्यों नहीं मिलते? कैंडिडेट आपको पहले मिल जाते। आप कब घोषणा किए कैंडिडेट का? हम कब घोषणा किए? कार्यकर्ता आपके छोड़ते जा रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे देखिए परिश्रम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जाके परिश्रम कर रहे हैं। दुकान लगी है, खरीद लो। उसके बाद हमारी पार्टी अपडेट हो रही है। निशिकांत जी, मैं लौटूंगा वीरेंद्र का फिर से बुक कर लेता हूँ। वीरेंद्र, दम तो दोनों तरफ से बराबर लगाया गया, जनता खामोश है। सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि लोकसभा क्षेत्र में, पूरे कांकेर में शांतिपूर्ण मतदान कराना बड़ी चुनौती का काम है। 29 नक्सलियों को मार गिराया गया हमारे वीर जवानों के द्वारा। क्या इसका असर कुछ दिखाई पड़ रहा है आप पे? संक्षेप में जवाब दीजिएगा आप। क्योंकि आपने जिस प्रकार से कहा, क्योंकि लोग कांकेर बस्तर में जो है चुनाव हो चुका है। बस्तर कहीं न कहीं कांकेर से भी होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि कांकेर लोकसभा क्षेत्र भी आता है। तो
अब बस्तर के बाद कांकेर में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इसमें क्योंकि यहाँ भी कहीं न कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कांकेर जिले से मैं 30 किलोमीटर बात करूँ तो आमाबेड़ा है, मलांजपुर में है, फिर कोयलीबेड़ा है। फिर हाल ही में आपने देखा होगा कि छोटे बिटिया में जिस प्रकार से जो जवानों के द्वारा जो है 29 नक्सलियों को मार गिरा है, तो अब यहाँ की जो नक्सली है वो भी खामोश नहीं रहेंगे। आज ही हमने जब पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एरिसेला से जब BSTV का खास बातचीत कर रही थी, तब यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है वो भी उनका भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो एक्शन मोड में है। तो चुनाव यहाँ थोड़ा सा करवाने के लिए वो जो मतदान जो शिफ्टिंग जो कुछ जो मतदान कर्मी उनको जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है, फिर कुछ जो मतदान केंद्र उनको जो शिफ्टिंग किया गया है। और जहाँ जिस जगह में यहाँ बैठ के यही अपील कर सकते हैं और यही दुआ कर सकते हैं कि जहां पे चुनौतीपूर्ण मतदान होना है वहां पे शांतिपूर्ण अच्छे से मतदान हो जाए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सभी लोग अच्छे से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, बस हम यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, कल फिर से आपसे जुड़ेंगे, सुबह से लगातार आपसे अपडेट लेंगे। नितिन जी जवाब दे दीजिए कि आप लोग जमीन पे नहीं है, और अगर जमीन पे होते तो आपको मोदी जी का काम जरूर दिखाई पड़ता। हम तो जमीन पे ही हवा में ये उड़ रहे हैं, हवा में ही उड़ रहे हैं। इतने हेलीकॉप्टर किराए में ले लिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कौन सा हेलीकॉप्टर किससे टकराएगा, क्योंकि इनके पास तो धन बल पूंजी बहुत है, बहुत पैसा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, कहीं तो खर्च करेंगे। हम जमीन पर हैं, जमीन पे रहने वालों की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे हैं और कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं कि 400 पार। ये 400 पार कैसे जीतेंगे, ये फार्मूला पूछोगे तो ये नहीं बता पाएंगे। एक नारा है बस कि 400 पार, अब की बार 400 पार। ऐसे नारे इन्होंने बंगाल में भी दिए थे, हरियाणा में भी दिए थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं नितिन जी, मैं फॉर्मूले पे एक बार निशिकांत जी का जवाब लूंगा, लेकिन मैं जब एक बार राजनांदगांव का रुख कर लेता हूं। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव हमारे साथ जुड़े हैं, और कल जिन 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है, देश भर की निगाहें और कम से कम प्रदेश की निगाहें जरूर राजनांदगांव पे टिकी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम मौजूदा सांसद संतोष पांडे के बीच जंग है। तमाम रंग इसमें सियासत के देखने को मिले हैं। जब सूर्यकांत जब बता दीजिए कि कितनी तैयारियां हैं और क्या आपको माहौल दिखाई पड़ रहा है धरातल पे इस वक्त राजनांदगांव का। सूर्यकांत। तो राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है वो फिलहाल हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सांसद संतोष पांडे, उनको जो है भाजपा ने दोबारा टिकट दिया। तो कहीं न कहीं सियासी सरगर्मी राजनांदगांव में तेज हो चुकी है। कांटे की टक्कर जो है देखी जाएगी, क्योंकि भूपेश बघेल का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो किसान हितैषी जो रहा है, और राजनांदगांव जो क्षेत्र है वो ग्रामीण बहुल सीट में जो है 8 विधानसभा आते हैं, जिसमें 5 में जो है कांग्रेस के विधायक वर्तमान में हैं और 3 में जो है बीजेपी के विधायक हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन मोदी लहर से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी फैक्टर भी जो है अभी वर्तमान समय में हावी है। तो कहीं कांटे की टक्कर जो है राजनांदगांव विधानसभा सीट लोकसभा सीट में देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यकांत, आपने सही कहा कि कांटे की टक्कर और जो निगाहें हैं वो राजनांदगांव पे जरूर बनी हुई। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, राजनांदगांव को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया गया। चरणदास महंत जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कुछ कहा था, लाठी से मार के सिर फोड़ने वाली कुछ कहावत उन्होंने कही थी, FIR तक दर्ज हो गया। अब आज बीजेपी ने बयान जारी किया। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़े गंभीरता से, जिम्मेदारी से इस बात को रेखांकित किया कि मैं कोट करके कह रहा हूं कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब अकबर ढेबर को वोट देना है। जवाब दीजिए। भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश के किसान को वोट देना है। भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश के गरीब को वोट देना है। भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश के युवा को वोट देना है, युवाओं के रोजगार के लिए वोट देना है। भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश की बहनों को उनके अच्छे भविष्य के लिए वोट देना है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, मैं बता दूं आपको अवधेश भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने अकबर जी का नाम लिया। अकबर जी ने, मोहम्मद अकबर जी ने 90 के दशक में, जब 1996 में भारतीय जनता पार्टी जब चंदा इकट्ठा कर रही थी राम मंदिर के लिए, तब मोहम्मद अकबर ने ये मंडी गेट के पास राम मंदिर बनवाया है। चलिए अपन तीनों चलते हैं दर्शन करने, भी दर्शन कराते हैं। ये जो बात करते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, इसलिए ये जवाब दे रहा हूं। हर नवरात्रि में ज्योत भी प्रज्वलित होती है। ज्योत नंबर 1
मोहम्मद अकबर जी के नाम से। अभी ठीक है। भी वहां पर आप देखिएगा वो लिस्ट लगी हुई है वहां पर। नितिन जी, मुझे समय का अभाव है। नितिन जी, कल हम बहुत विस्तार से इस पूरे मसले पे चर्चा दिन भर करेंगे। निशिकांत जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक तो अब की बार 400 पार का फॉर्मूला बता दीजिए, और क्यों आप लोगों को कहना पड़ा कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब मोहम्मद अकबर को वोट देना है? बहुत संक्षेप में फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। देखिए, फॉर्मूला जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल है। और जो हमारे मित्र कह रहे थे कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब क्या होता है, भूपेश बघेल को वोट देना मतलब नौकरी में पैसा लेना, भूपेश बघेल को वोट देना मतलब तुष्टीकरण करना, भूपेश बघेल को वोट देना मतलब धर्मांतरों को बढ़ावा देना, भूपेश बघेल को वोट देना मतलब बीरनपुर की घटना को पुनरावृत्ति करवाना। ठीक है जी, ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सूर्यकांत, आपका भी शुक्रिया। निशिकांत जी, आपका भी शुक्रिया। नितिन जी, आपका भी शुक्रिया। मनोहर भी हमारे साथ जुड़े, वीरेंद्र भी जुड़े, उनका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि कल इस लोकसभा के दूसरे चरण में भीषण जो होना है, जो जंग होना है, दिन भर कल उसके कवरेज के साथ BS टीवी आपके साथ समक्ष उपस्थित रहेगा कल सवेरे 6 बजे से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।